हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। एक बात, आप लोग जब क्लास को देखें या जब भी क्लास स्टार्ट हो, आप लोग नोट जरूर बनाएं। पेन और कॉपी लेके जरूर नोट करें, ठीक। कुछ बच्चों को सुनने में कि वो नोट नहीं बनाते, केवल वीडियो को देख लेते हैं। नहीं, आप लोग नोट जरूर बनाएं। आपका नोट आपकी हेल्प के लिए सबसे बेहतर होगा। ये आपका थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। हमने 3 प्रकार की अपक्रिया पढ़ा था। फर्स्ट था योगात्मक अपक्रिया, सेकंड वियोजन या अपघटन अपक्रिया, और तीसरा हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। आज चौथे टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अपक्रिया। उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और उष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही में पढ़ेंगे, ठीक। अब ये उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया होती क्या, तो आप सुनिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा। जो जनरली केमिकल रिएक्शन होती है उसमें उष्मा का परिवर्तन होता जरूर है, ठीक है ना। उसमें उष्मा का कुछ ना कुछ परिवर्तन, मतलब चेंजिंग, घटता बढ़ता जरूर है, ठीक। तो उष्मा के आधार पर, ठीक, उष्मा के परिवर्तन के आधार पर, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा के परिवर्तन के आधार पर अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट उष्माक्षेपी और सेकंड उष्माशोषी अपक्रिया, ठीक। बहुत आसान है ये। इसका नाम है उष्माक्षेपी, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके संपन्न होने पर, पूर्ण होने पर अपक्रिया में उष्मा निकलती है। उष्मा का क्षेपण करना मतलब उष्मा को मुक्त करना, फेंकना, ऐसी अपक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। और ऐसी अपक्रियाएं जो रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होते समय या संपन्न होते समय उष्मा का शोषण करती है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेसिक बात, अगर कोई पूछे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया किस आधार पर डिवाइड की गई है, तो आप बता देना कि उष्मा के आधार पर, ठीक, किस आधार पर, उष्मा के आधार पर 2 टाइप, एक उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माशोषी। तो इसे हम लोग फर्स्ट एक एक करके पढ़ लेते हैं, 1 बाय 1। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सबसे इसकी डेफिनेशन, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न होने पर या पूर्ण होने पर, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न होने पर या पूर्ण होने पर उष्मा निर्मुक्त होती है, ऐसी अपक्रिया को उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक। अच्छा, उष्माक्षेपी अपक्रिया में जो उष्मा होती है उसको उत्पाद पक्ष में धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। फिर से सुनिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको संपूर्ण होने में, पूर्ण होने में उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा का क्षेपण होता है, ऐसी अपक्रिया उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ओके, उष्माक्षेपी अपक्रिया में उत्पाद पक्ष में उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह के साथ, किस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ उष्मा लिखा जाता है। उस उष्मा की क्वांटिटी लिखी जाती है, 10 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, कुछ भी हो सकती है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे आप लोग देखें एग्जाम्पल, इसके फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सी सॉलिड, या इसको ग्रेफाइट भी लिखा जाता है, ठीक। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ठीक, प्लस O2 गैस। ओके, तो ये गिव्स होगा CO2 गैस, ठीक। ओके, अब देखो इसी में लिखा रहता है प्लस 94.0 किलो कैलोरी। ये किलो कैलोरी क्या है, उष्मा की मात्रा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक रासायनिक क्रिया है जिसके पूर्ण होने पर, मतलब ये क्रिया पूर्ण हो रही है, तो आपको उत्पाद पक्ष में प्लस चिन्ह के साथ उष्मा की एक मात्रा लिखी हुई दिखाई देगी।
ठीक है ना, जैसे लिखा है 94 किलो कैलोरी। तो अगर कोई रिएक्शन आपको दिखे उत्पाद पक्ष में धन चिन्ह के साथ कुछ लिखा रहे उसमें 10 20 या कुछ नहीं, मान लो ऐसे लिखा रहे प्लस करके केवल हीट ही लिखा रहे, मतलब उष्मा ही लिख रहा, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय क्रिया। क्यों कहेंगे भाई, ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिएक्शन जब हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें कुछ उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, कुछ उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो जब उष्मा, अच्छा बताओ किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि उष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब क्या होती है, मुक्त या क्षेपण, उष्मा का क्षेपण होता है, मतलब अपक्रिया के द्वारा उष्मा को बाहर फेंका जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय अपक्रिया। तो क्या इसी तरीके से ये बिहेव कर रही है, बिल्कुल। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय क्रिया। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। ये वैल्यू आप एक आध एग्जांपल का याद रखो, नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक या दो एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंपल आपको हम बताएंगे। ठीक, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देखें, जैसे अब HCl प्लस NaOH गिव्स, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण क्रिया है। देखो कैसे होता है, अम्ल हो और क्षार हो, ठीक, तो आपका हमेशा अगर कोई अम्ल है और कोई क्षार है तो हमेशा 100% आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक, ये 100% कंफर्म है। जब कोई अम्ल है और कोई क्षार है, इन दोनों में क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। अच्छा, इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, HCl है, NaOH है, ठीक। अच्छा, अभी आप लोग को नहीं पता स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ये आपका अगले चैप्टर में है तो वहां बताया जाएगा। अभी आप लोग देखें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। और ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है, और ये आपका क्या है, वाटर, ठीक। ओके, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखें, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों अपक्रिया करेंगे तो हमेशा ही फिक्स है, उष्मा जो यहां से निर्मुक्त होगी उसकी वैल्यू होती है 13.7 13.7 किलो कैलोरी। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा है कि यदि प्रबल अम्ल हो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार हो, इन दोनों की क्रिया होती है तो जो उष्मा निर्मुक्त होती है उसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 13.7 किलो कैलोरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब HCl की जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड रख लो आप, इसकी जगह NaOH की जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस रख लो आप, ठीक है ना, तब भी उष्मा जो निर्मुक्त होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13.7 ही होगी, ठीक। अच्छा, नाम क्या, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अच्छा, इसका नाम जानते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों क्रियाओं में हम देख रहे हैं उत्पाद पक्ष की तरफ प्लस चिन्ह के साथ उष्मा की कुछ मात्रा लिखी हुई, ये प्लस चिन्ह के साथ उष्मा की मात्रा, और उत्पाद पक्ष में लिखी हुई है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों किस अपक्रिया के उदाहरण है, उष्माक्षेपीय अपक्रिया के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इन दोनों अपक्रियाओं को संपन्न होने पर उष्माएं क्या हो रही, निर्मुक्त हो रही है। ओके, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें नोट एक चीज देखें, ये कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, ठीक, लेकिन इस पर कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देता है, ऐसे लिखे रहे, इसी चीज को ऐसे लिख देगा, हम यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे जो लिखा जाएगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ठीक, मतलब इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलो, इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखा, हमको लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा, C ग्रेफाइट
प्लस O2 गैस गिव्स, फिर ऐसे लिखा रहेगा CO2 गैस, ठीक, फिर ऐसे, ठीक, और लिखा रहेगा डेल्टा H इक्वल -94.0 किलो कैलोरी, ये शॉर्टकट है किलो कैलोरी, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब है, ध्यान से देखा, इस डेल्टा H का मतलब होता है, ये कि नया टर्म है, आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, इसको कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। डेल्टा का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। अब देखो ध्यान से, एंथैल्पी होता है कैसे, परिभाषा सुन ले। किसी क्रिया को संपन्न होने में, किसी क्रिया को संपूर्ण होने या संपन्न होने में जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। फिर से सुने, किसी रासायनिक क्रिया को संपन्न होने में जो ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन होता है, उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं, और इसे H से डिनोट करते हैं, क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन है, ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा H मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, या आप लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ऊष्मा में परिवर्तन, ठीक। ओके, तो ध्यान से समझिए। अच्छा, तो डेल्टा H की वैल्यू -94.0 किलो कैलोरी, ठीक। अच्छा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको ये दिया रहेगा, तो ध्यान से सुन लेंगे। अगर प्लस चिन्ह के साथ लिखा और उत्पाद, देखो प्लस चिन्ह है और उत्पाद के साथ लिखा है, ध्यान से देखें, प्लस चिन्ह है और उत्पाद के साथ लिखा हुआ, प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, तब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगा। लेकिन यदि रिएक्शन लिखा है और देखें डेल्टा H करके लिखा है, डेल्टा H लिखा है, तो अगर डेल्टा H लिखा है और माइनस लिखा है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे, डेल्टा H लिखा है और माइनस लिखा है, तो वो भी कौन सी अपक्रिया होगी? एक्सोथर्मिक अपक्रिया होगी, मतलब ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगी। तो दिमाग में थोड़ा सा हम लोग ऐसे फीड करेंगे, मतलब यदि उत्पाद पक्ष के साथ लिखा रहेगा, मतलब प्लस चिन्ह के साथ रहेगा, तो भी ऊष्माक्षेपीय क्रिया, और यदि रिएक्शन के बगल में एंथैल्पी के पदों में ऊष्मा लिखा रहेगा, लेकिन वो प्लस ना होके माइनस रहेगा, तब भी वो कौन सी रिएक्शन रहेगी? ऊष्माक्षेपीय क्रिया रहेगी। ओके, ठीक। तो ऐसे इसमें भी लिख सकते थे, इस रिएक्शन में, इसमें रिएक्शन में लिखा रहेगा डेल्टा H इक्वल -13.7 किलो कैलोरी, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिखो किलो कैलोरी। तो ध्यान से देखेंगे, अगर उत्पाद पक्ष के साथ लिखा होगा तो प्लस करके लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर ऊष्मा की मात्रा उत्पाद पक्ष में लिखा और प्लस चिन्ह के साथ लिखा है, तो ऊष्माक्षेपी, ठीक। और यदि वो उत्पाद पक्ष के बगल में लिखा है, मतलब डेल्टा H के पदों में, बगल में ये भी हो लेकिन ये इसके साथ होता है, ठीक, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी के पदों में लिखा हो, तो इस चिन्ह का डायरेक्ट अपोजिट बोलना है, मतलब ये प्लस था तो ये कितना होगा? माइनस होगा। ओके, आई होप आप लोग जरूर इसको समझ लिए होंगे, ठीक। अब इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड। हम लोग ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब अगला है ऊष्माशोषी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी क्रिया। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी क्रिया जिसको पूर्ण होने में, या कह सकते हैं हम लोग स्टार्ट, ऐसे बोल देंगे, इसको छोड़ दो, सॉरी, फिर से बोलते हैं, ऐसी क्रिया जिसको प्रारंभ होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसको संपूर्ण होने में वो ऊष्मा मुक्त नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा बाहर से एब्जॉर्ब करती है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी रासायनिक क्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती है, उसके बाद उत्पाद का निर्माण करती है, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। ऐसे दिमाग में फिट करो, शोषी मतलब सोखना, मतलब ऐसी क्रिया जो ऊष्मा का पहले शोषण करेगी, अगर उसको ऊष्मा नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसको बाह्य कारक ऐसा चाहिए जिससे उसका क्या हो जाए? ऊष्मा बढ़ जाए। अगर ऊष्मा उसको बाहर से किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा तो रिएक्शन होने वाला नहीं है, मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक। तो ऐसी रासायनिक क्रिया
जो ऊष्मा का शोषण करती है उस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक। अच्छा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनो इसकी। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में उत्पाद पक्ष में जितनी ऊष्मा बाहर से वो अवशोषित की गई वो माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। ध्यान से सुनिए, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में, किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में उत्पाद पक्ष में जितनी ऊष्मा बाहर से वो अवशोषित करेगा उसको उत्पाद पक्ष में माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। अथवा अभिकारक पक्ष में प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, अगर उत्पाद पक्ष में लिखा जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ, लेकिन यदि अभिकारक पक्ष में लिखा जाएगा तो किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। आपको एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे आप लोग देखें, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। ये दोनों कंबाइन होते हैं, रिएक्शन कराते हैं और बनाते हैं NO। बैलेंस आप लोग रिएक्शन को करें, हालांकि हम कर दे रहे हैं, आसान है, ठीक। ओके, आप लोग किया करें, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके 3 नाम है। इसका फर्स्ट नाम देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1, तो इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? 1 मतलब मोनो, और 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ठीक, ओके। जैसे हम लोग को याद होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2, और जब ये होता है CO1 तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इसको क्या क्या नाम है इसके? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये बनते किससे? N2 और O2 से, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इसमें हम लोग, अगर ये ध्यान देंगे इस रिएक्शन में कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो कर लिए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या इसने ऊष्मा का अवशोषण किया या नहीं किया? अभी कुछ हम देख के इसको नहीं बता सकते। अगर आपको लर्न ना हो, रिमेम्बर ना हो, तो आप इसको देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है या एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, तो आप देखो ये लिखा कैसे रहेगा। आई हमने बोला है, यदि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा को सोखने वाला रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? ऊष्मा को सोखने वाला रिएक्शन, ठीक। तो उत्पाद पक्ष के साथ ऊष्मा को किस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा? माइनस, मतलब अच्छा, इसमें होता है ठीक है 45.0 किलो कैलोरी। आई होप आप लोग बढ़िया से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अच्छा, पिछले वाले में था उष्मा क्षेपी वाले में क्या था? प्रोडक्ट साइड था, मतलब उत्पाद था, और उसमें प्लस चिन्ह के साथ उष्मा लिखा जाता था, तो वो उष्मा क्षेपी रिएक्शन हो जाता था। लेकिन इसमें देखो, उत्पाद है और उत्पाद के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? उष्मा शोषी है। लेकिन हमने एक बात और बोला है कि यदि उत्पाद पक्ष में लिखा जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ, ठीक, लेकिन अभिकारक पक्ष में लिखा जाएगा तो किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। मतलब इसी रिएक्शन को ऐसे भी वो लिख सकते हैं आप, कैसे? देखें, N2 प्लस O2 प्लस, ये इधर माइनस है, इधर आएगा क्या आएगा? प्लस, ठीक है। और गिब्स 1 किलो कैलोरी तो रहेगी क्योंकि हीट है, इसकी यूनिट है कैलोरी, या जूल में कैलोरी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बन गया, ये भी सही है।
नो डाउट 100% सही है। तो आप लोग या तो ऐसे किया करें, जब भी देखें मतलब उष्मा को हमेशा प्लस के रूप में लिख लें। अगर इधर प्लस में है उत्पाद पक्ष में तो आप लोग बोल दो उष्मा क्षेपी, लेकिन अगर इधर माइनस है तो इसको उधर लेके जाए और ये प्लस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो आप लोग दिमाग में ऐसे फीड कर सकते हैं, बहुत आसान है कि यदि उष्मा की मात्रा उत्पाद पक्ष में मतलब प्रोडक्ट साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा रहेगा तो उष्मा क्षेपी बोल देंगे, और यदि अभिकारक साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा रहेगा तो उष्मा शोषी बोल देंगे। ये भी हम लोग पैटर्न बना सकते हैं, कोई दिक्कत नो। ओके, एक एग्जांपल हम और इसमें देख सकते हैं। ये देखो उष्मा की वैल्यू जरूरी नहीं है, हमको ऐसा लर्न है तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अब की बार नहीं लिखेंगे। मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जांपल हमने आपको बताया है वियोजन अपक्रिया में, ठीक। इसको क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट पूछता है कि संगमरमर का रसायन सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, चाक भी कहते हैं। ओके, अब इसको कुछ हीट हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है हीट, ठीक, या तो फिर ऐसे लिखा है गिव्स CaO प्लस CO2 माइनस कुछ हीट है, वो हीट की क्वांटिटी हमको नहीं पता है, नहीं नोन है कितना है, ठीक, कैलोरी, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है, अच्छा ठीक। तो हमने आपको सिखाया कि आप इधर ध्यान ही ना दो, अगर प्लस है तो उष्मा कौन सा, क्षेपी, और माइनस है तो उष्मा शोषी, ऐसे बता सकते हो। अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, अच्छा ना चाहो तो आप, या अगर आप चाहो तो इसको माइनस को इधर बना तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप बोल सकते हो। अब देखो इस रिएक्शन में जो उष्मा है वो अभिकारक पक्ष के साथ प्लस में लिखा हुआ है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, उष्मा शोषी रिएक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगर एंथैल्पी के पदों में लिखे तो एंथैल्पी पदों में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। तो अगर इसी रिएक्शन को एंथैल्पी में हम लोग लिखें तो यहाँ लिखा रहेगा, आर करके लिख देना, डेल्टा H इक्वल, यहाँ माइनस लिखा है तो एंथैल्पी को पदों में इसका जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, 45.0 किलो कैलोरी, ठीक। अच्छा ऐसे लिखा है, अब मान लो इसको इसके साथ जोड़ना है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस, ठीक। यहाँ पर अगर लिखना है तो डेल्टा H के पदों में लिखा जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्लस, तो हीट, ठीक। अगर एंथैल्पी के पदों में लिखा जाएगा तो इस चिन्ह का डायरेक्ट अपोजिट। तो हम लोग को थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है, ठीक है ना। इसको माइंड मेकअप मतलब माइंड में थोड़ा सा इसको सेटअप करके रखना है। कैसे, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया लिखी गई है उसमें उत्पाद पक्ष में उष्मा को प्लस चिन्ह के साथ लिखा गया तो वो उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। अच्छा, अगर उत्पाद पक्ष में उष्मा को एंथैल्पी के पदों मतलब डेल्टा H के पदों में लिखा है और वो माइनस लिखा है तो वो भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, ठीक है ना। ओके, अगर रिएक्शन के साथ प्लस और एंथैल्पी के पदों में माइनस तो उष्मा क्षेपी रिएक्शन, ओके। अच्छा, यदि उत्पाद पक्ष में माइनस चिन्ह के साथ लिखा है तो उष्मा कैसा रहेगा, उष्मा शोषी अपक्रिया। उत्पाद पक्ष के साथ में माइनस के साथ लिखा है तो वो उष्मा शोषी अपक्रिया, लेकिन यदि उत्पाद जो है उससे अलग एंथैल्पी के पदों में लिखा हुआ है और वो प्लस है तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक। जैसे आप मान लो आप किसी चीज को जलाओ, कागज उसको जलाओ, कोई पूछ ले कागज उसको जलाओ, ये कौन सी प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक अपक्रिया। तो आप कहोगे कागज उसको जलाएंगे तो कुछ ना कुछ उष्मा मुक्त होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो कागज का जलाना कौन सी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। क्यों, क्योंकि उष्मा निर्मुक्त हो रही, उष्मा बाहर निकल रही। मैक्सिमम जो किसी चीज को जलाना, अच्छा किसी चीज को जलाना का मतलब होता है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, इसी को कहते हैं दहन अपक्रिया। एक नई मतलब रिएक्शन है, कौन सी, दहन अपक्रिया। 99% दहन अपक्रिया उष्मा क्षेपी होते हैं, लेकिन दो रिएक्शन ऐसे हैं जो उष्मा शोषी होते हैं। उसमें से एक एग्जांपल आपके ये है, दूसरा फ्लोरीन वाला है, वो आपको कभी बाद में बता देंगे, ठीक। अब हम आई होप आप लोग दो रिएक्शन जरूर समझ गए होंगे, उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक। अच्छा, आप लोग टेंशन ना लें, कुछ एग्जांपल आप लोग याद रखें कम से कम एक, बाकी ऐसे वो पूछा रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा
कि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है या ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। ओके, आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसी हेडिंग पर ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन पर 11th में ये पूरा चैप्टर मिलेगा। ठीक, बहुत ही अच्छा चैप्टर। उसमें आपको बैलेंसिंग, इसी चैप्टर आपको मिलेगा रिएक्शन को कितने मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, चार मेथड। ठीक, जो आप एक हीट एंड ट्रायल मेथड भी पढ़ चुके हो। ठीक, बहुत ही बढ़िया और बेस्ट चैप्टर है ये। ओके, तो पहले इसको पढ़े होता क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। इसको 1 by 1 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसकी कई डेफिनेशन है। ठीक, तो आपको बताते हैं बहुत बढ़िया से। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे, मान लो ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो, अब कोई ऐसे बोल सकता है, जो मतलब मॉडर्न अगर कोई पूछेगा तो जिसे कहते हैं प्रारंभिक थिंकिंग या ऑक्सीकरण क्रिया का जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया गया था वो क्या था, उसको बताते हैं भी आपको। कोई प्रेजेंट टाइम में पूछे तो प्रेजेंट टाइम में एक ही लोग बताते हैं। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। ठीक ना, तो उस अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, लेकिन प्रारंभिक डिफिनेशन बहुत ही मतलब है, अच्छा है, कोई बात नहीं, वो भी वर्क करता है। अब भी वो जो प्रारंभिक विचार है वो भी सत्य है, लेकिन जो मतलब है प्रारंभिक विचार वो इसी डिफिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है ना, वो आपको बताते हैं। स्टूडेंट देखे ध्यान से, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें थोड़ा सा लिख दें क्योंकि इसके लिए टाइम लगता, तो आपकी वीडियो का टाइम थोड़ा सा बढ़ता। फिर आप कहते हैं कि सर ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, बड़ा हो गया। देखो, हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटा से छोटा रहे, बट अगर चीज़ों को अच्छे डीपली समझना है, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से जानना है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट 40 मिनट 50 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा वर्क चाहिए, आपको स्टॉप चाहिए वर्क करते करते, तो आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर 5 मिनट रिलैक्स करें, फिर वीडियो को देखें, नो प्रॉब्लम, वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, ओके। अब ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया कहते हैं किसे, तो ध्यान से देखें, ये फर्स्ट है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो इसको आ मान ले रहे हैं, या कैपिटल ए ऑक्सीकरण अपक्रिया, दूसरा हो जाएगा बी कैपिटल बी अपचयन अपक्रिया। तो देखो, जो आपकी प्रारंभिक विचारधारा मतलब पुरानी थी, हालांकि इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी, आप लोग थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे। ठीक, बस जैसे आपका 10th हुआ या आप 10th से थोड़ा बहुत जान गए बस, तो आपका मॉडर्न यूज करेंगे, ये सबसे आसान है। क्योंकि ये जो चारों बेस्ड है ना, प्रारंभिक विचार के चारों जो एजम्पशन है, जो चार इसके डेफिनेशन दिए गए हैं, वो 5th वाले पे पूरा का पूरा बेस्ड है। ठीक, आधारित। तो अगर कोई ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते, तो आप कह सकते हो वह रासायनिक क्रिया जिसमें निम्नलिखित में से, ये निम्नलिखित में से कोई एक भी परिवर्तन, वह रासायनिक क्रिया जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक भी परिवर्तन हो, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। ओके, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। अब देखते हैं, फर्स्ट है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना। मतलब यदि कोई रासायनिक क्रिया है और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण क्रिया। एग्जांपल देखें, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, देखो जुड़ गया, तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण हो गया, ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक, अच्छा, इसी में देखो हमने जो लिखा है एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट मतलब एजम्पशन है, प्रारंभिक विचार है, ठीक, उसका 2 एग्जाम्पल लिखा।
H+O2 SO2 हो जाएगा। मतलब यदि कोई पदार्थ है और उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तो ऐसे क्रिया को हम ऑब्जर्व करके बोल देंगे कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके ओके, ठीक। दूसरा है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना। मतलब यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो हम उस प्रकार की क्रिया को भी क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण क्रिया। जैसे इसमें देखें सल्फर के साथ हाइड्रोजन है एफ साइड में, लेकिन उत्पाद पक्ष में देखो क्या सल्फर के साथ हाइड्रोजन है? नहीं। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग हो जाना, मतलब सल्फर है, सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, आई के साथ आयोडीन के साथ चल गया, तो ये भी किस क्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण क्रिया का। क्योंकि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। ओके ओके। सेकंड एग्जांपल देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके साथ देखो NO3 के साथ H है, लेकिन इस साइड में NO3 के साथ H नहीं है। मतलब एक ये पदार्थ था और इस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन पृथक हो गया। तो यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक हो तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण क्रिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीकरण क्रिया। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, वो आपका काम है। पढ़ते रहे, लिखे, वीडियो को पॉज करें। अगर आप बैलेंस करते रहेंगे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, आपसे हम बार बार कहते हैं आप रिएक्शन को बैलेंस जरूर करें। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना जरूरी होता, बट ये हम आपको साथ साथ पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आपका होमवर्क भी चल रहा है। मतलब आप थोड़ा सा काम करें, आप जितना माइंड को वर्क देंगे माइंड उतना ही शार्प होगा। ओके, थर्ड क्या है? अब देखो यही दोनों आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, इन दोनों पॉइंट को। अगर आप थोड़ा सा भी समझ गए ना काम होगा, क्योंकि इसमें दो नए शब्द है ना, थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। विद्युत ऋणात्मक और ये धन विद्युती, इसकी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो विद्युत। देखो ऋणात्मक है ना, विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। यह है धन विद्युती, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पहले इसको समझ होता क्या है। विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। मतलब कह सकते हो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हो, उस तत्व की क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक, ओके, फिर से सुने। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो धन विद्युती किसे कहते हैं? इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बहुत आसान है। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, वो क्या कहलाता है? धन विद्युती। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अगर ये दोनों समझ गए हैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट, इसको थोड़ा सा भी समझ लेंगे काम हो जाएगा। देखो हम लोग अभी केवल पढ़ने के लिए इन चारों को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अभी यहाँ थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन जैसे हमको ये ना फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ मेथड, मतलब हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना जिस दिन हम सीख लिए उस दिन हम लोग इसमें से कोई भी मेथड नहीं यूज करेंगे, न फर्स्ट, न सेकेंड, न थर्ड, न फोर्थ, सीधे फिफ्थ लगाएंगे और क्विक आंसर लेंगे, फटाफट आंसर आपका निकलेगा। क्योंकि अगर अभी ऐसे ऐसे रिएक्शन भी आएंगे कि आप इन चारों को लगा के थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, कर तो लोगे, सही भी आएगा, लेकिन रिएक्शन को देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट जो आप फिफ्थ ऑक्सीकरण संख्या जैसे आपने निकालना सीखा, आप क्वेश्चन क्विक करेंगे। बट आपको 10th लेवल में अभी इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना, फिफ्थ बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। यह किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होना। ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से पॉइंट बना दिया गया है। मतलब अच्छा, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते क्या? तो ध्यान से देखें, जो आपका आवर्त सारणी है उसमें पी ब्लॉक वाले, ठीक है ना, पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व, मतलब सबके सारे नहीं कर सकते, मैक्सिमम तत्व क्या है? विद्युत ऋणात्मक। जैसे आपकी हाइड्रोजन फैमिली है, ठीक है ना, ओके, टेंशन ना ले, इसलिए कहना थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे ज्यादा ध्यान नहीं, बस समझेंगे। अच्छा, बता दे रहे विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन कौन से, थोड़ा आप लोग देख लें। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एस्टेटेन हो गया। ठीक, ऐसा कुछ है तब।
तो ये कैसे हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक, अच्छा विद्युत धनात्मक तत्व क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं, प्लस बनाते हैं, मतलब सारे के सारे धातुएं जो हैं वो क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, और कि सारे की सारी अधातुएं क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ओके ओके, चलिए समझते हैं। ये आपका थर्ड है आयरन। आयरन के साथ क्लोरीन, अभी हमने देखा क्लोरीन कैसा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखो किसी पदार्थ के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होना, जुड़ना, ठीक, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। तो देखो ये आयरन है, इसके साथ एक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है जो जुड़ गया है और एक Cl3 बना लिया। तो ये भी किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण। ठीक, ये एंटीमनी है, ठीक, Sb, इसके साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन, तो SbCl3 बना लिया है। ठीक, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, ऑक्सीकरण क्रिया का। ठीक, अब लोग टेंशन ना लें, आप लोग दिमाग में ऐसे रखें, यदि किसी पदार्थ के साथ विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन, ऑक्सीजन और सारे, अगर ये सारे के सारे ऐड हों, उसके साथ जुड़े, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी पदार्थ में यदि विद्युत ऋणात्मक, ठीक है ना, या विद्युत ऋणी तत्वों का जो कितने शेयर हो, है ना, या कह सकते हो किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी अवयवी में वृद्धि हो, विद्युत ऋणी अवयवों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। भाई उसके साथ कोई पदार्थ है, उसमें कोई विद्युत ऋणात्मक आके जुड़ गया, तो इसके विद्युत जो ऋणी अवयव उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना भाई। कुछ मान लो उसके पास माइनस और बाहर से आके जुड़ जाएगा विद्युत ऋणी, तो और क्या, जो उसकी विद्युत ऋणी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो आप कह सकते हो अगर ऐसा है तो वो भी किस प्रकार का रिएक्शन है, ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी पदार्थ में यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व आके जुड़ जाए, योग कर ले, तो वो भी किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। ओके, चौथा देखें, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है, या इसको ऐसे कुछ किताबों में लिखा होता है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयवों का निष्कासन होना, अलग होना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, यार ध्यान से समझेंगे। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयवों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ठीक है, किसमें, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, अथवा थोड़ा बोल सकते हैं संयोजकता में वृद्धि होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हमको लग रहा है या हमको उम्मीद भी है आप लोगों को ये थोड़ा सा अलग लगेगा, बट अभी थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा पढ़ें, जैसे जैसे आपका थोड़ा सा आप 10th पढ़ देंगे, 1 by 1 चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा आपका क्लियर होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आपको फर्स्ट ईयर में डिटेल से मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझा रहे, समझने की कोशिश आप लोग जरूर करें। ऑक्सीकरण संख्या कैसे अभी निकाले, तो अभी हमको रफली आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना, कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखें। ये चौथे का एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ देखो ये है और ये है, ठीक, कोई दिक्कत। तो अभी ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग, ये क्लोरीन और आयोडीन में अगर तुलना करेंगे तो ज्यादा धन विद्युतीय है आयोडीन क्लोरीन की अपेक्षा, ठीक है ना। अभी कैसे आपको बताया जाएगा, आपके चैप्टर में है, बट अभी हम आपको ऑक्सीकरण संख्या से बता रहे हैं। हमने बोला ना कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, तो ध्यान से देखो, जितने भी धातुएं होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स, मतलब वर्ग नंबर, सॉरी सारे की नहीं फिक्स होती हैं, जो वर्ग नंबर 1 वर्ग नंबर 2 के हैं। मतलब अगर वर्ग नंबर 1 का तत्व है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, अगर वर्ग नंबर 2 का तत्व है उसको ऑक्सीकरण संख्या +2, ठीक। और यदि कोई तत्व अपने कह सकते हैं मुक्त अवस्था में हो, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में हो या परमाणु की अवस्था में हो, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। एग्जाम्पल देखें, हम आपको बता रहे हैं, फिर से सुने, आप पहले सुन ले फिर आपको बता रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, अभी आप लोग ऐसे समझ लें कि संयोजकता को अगर प्लस के साथ या माइनस के साथ लिख दो तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। अब लोग अभी रफली आइडिया रख ले अपने पास, ठीक। ध्यान से सुने, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में लिखा हुआ हो या वो परमाणु की अवस्था में लिखा हो, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है, ठीक। वर्ग नंबर 1 के सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1, वर्ग नंबर 2 के तत्वों सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2, ठीक। तो ये वर्ग देखो, हिलिना की रफ से फरियाद, ठीक। अच्छा आपको थोड़ा एग्जांपल समझो, जैसे मुक्त अवस्था, जैसे अगर कोई कहे हाइड्रोजन इसमें,
तो ये देखो हाइड्रोजन H2 के रूप में ही पाया जाता है, ठीक, या H के रूप में लिखा तो ये भी देखो परमाणु की अवस्था, लेकिन इसमें पाया नहीं जाता। अगर कोई पूछे भी ले इसकी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बोलोगे, 0, ठीक। अच्छा, इसकी मुक्त अवस्था होती है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। नाइट्रोजन हो गया, मुक्त अवस्था होती है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। P4 ये भी मुक्त अवस्था में होती है, ऑक्सीकरण संख्या 0। इसी रूप में पाया जाता है। सल्फर एसिड के फॉर्म में पाई जाती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यदि कोई कहते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो वो भी क्या हो गया, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि कोई तत्व अपनी परमाणु की अवस्था में, यदि कोई तत्व परमाणु की अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, ठीक। ओके, ये देखें मुक्त अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं या इससे हमको नहीं मतलब, हमको क्या मतलब देख समझा, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ भी +1 और इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ भी +1, तो इसका तो चेंजिंग होगा नहीं। इस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं हो रही तो ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, इसका होगा क्या, देखना इसका, अगर इसका प्लस है तो इसका -1 होगा, फिक्स है। क्यों, अब ये समय पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। और वैसे भी याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। ध्यान से सुने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, -1 होती है। एक्सेप्शन है कोई, बस अभी आप लोग इसको जाने ना, अभी हमेशा 1 होती है, -1, ठीक। अच्छा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इनकी जनरली -1 होती है, लेकिन कभी कभी चेंज भी होता रहता है, तो इसकी टेंशन ना लें, अभी आप लोग -1 ही मान के चलें, ठीक। जैसे जैसे ना हम लोग का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और खुलेंगे, डीपली जाएंगे टॉपिक में, ठीक। ओके, तो देखो ऑक्सीकरण संख्या अगर इसका +1 तो इसका -1 हुआ। अच्छा, ये मुक्त अवस्था में तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। तो अच्छा ध्यान से बताओ, किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में क्या वृद्धि हुई, सजगता में वृद्धि हुई, ध्यान समझो, -1 से 0 हो गया। क्या 0 -1 से बड़ा होता है, बिल्कुल। तो यदि -1 से 0 हुआ है, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। और जब भी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो क्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी। यही मॉडर्न है, ठीक। लेकिन इसी को थोड़ा प्रांतिचरण बड़ा मतलब कहते नहीं, कॉम्प्लिकेटेड करके कहा गया। देखो क्या कहा है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में यदि क्या होती है, कमी होती है, धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या होती है, कमी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक। ओके, बट ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस पे ऐसा रहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अभी ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बस हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आए तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप इन दोनों पॉइंट को अगर नहीं भी समझ पाए तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बट नॉलेज थोड़ा सा रखें, ठीक। चीजों को जाने रहे, कभी सुने कभी आगे पढ़े, तो ऐसा ना लगे कि हमने 10th में इसके बारे में सुना ही नहीं, ठीक। ओके, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो हम ऐसे निकाल देते हैं ना, बिना कैलकुलेट किए, आपको सिखाएंगे, आप भी निकाल लेंगे, टेंशन ना लें। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, +1 आएगा, और यहाँ चीज की निकालेंगे तो +2 आएगा। +1 से +2 होना, तो वह अनुपात देखिए, लिखा ना, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है, तो +1 से +2 होना। अगर अनुपात पूछे तो ये +1 था, अगर अनुपात निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2, तो +1 से आधा होना है, +1 से आधा होना, 1/2 होना, अनुपात में कमी ही तो है, ठीक। बस ओके, अब ये 5th विचार क्या है, आधुनिक, यही आपको समझना है, यही आपको यूज करना। आपको जब भी कभी ऑक्सीकरण रिएक्शन निकालना हो, पहचानना हो, तो हमेशा 5th यूज करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग ये सब जाने रहते हैं। उसमें भी इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना, क्योंकि ये थोड़े से, अभी जब आप लोग पढ़ लोगे ना वो चैप्टर जिसमें आवर्त सारणी है, विद्युत ऋणात्मक, धन विद्युत, थोड़ा सा और क्लियर होगा। लेकिन जाने रहे, थोड़ा सा सुने रहे, किसी भी चीज को एक बार सुनने में 100% नहीं कह सकते हैं आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, ठीक। कोशिश करें, बिल्कुल। ये ध्यान दो,
पांचवा क्या है, पांचवा ही आधुनिक है। ठीक, जो जो ये प्रारंभिक चार विचार है उनकी जड़ है। तो जो हमने पहले बोला था वही डिफिनेशन, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ, वो पदार्थ चाहे अणु हो, चाहे परमाणु और चाहे आयन हो, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्या किया जाए, त्याग किया जाए, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अच्छा कमी कैसे होगी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागेगा। ठीक, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन का वह त्याग करता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, आपकी आक्सीकरण क्रिया होगी। आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। ओके, इसको हम सब मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, हम फिफ्थ जो पॉइंट है आधुनिक विचार, मॉडर्न थिंकिंग जो है ये बता रहे हैं आपको। ये देखें, अगर फिफ्थ का एग्जांपल हम ले लें ए और बी। फिफ्थ का हमने बोला है किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ओके, मान लो सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लिखा कहाँ जाएगा, तो बहुत लोग यही फंस जाते हैं। हम आपको समझा रहे कैसे, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है। ठीक, अच्छा ध्यान रखो, इस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया। ठीक, इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बताओ, जब कोई धातु एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाले तो उस पर क्या होता है, एक प्लस आवेश होता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर दो प्लस आवेश होता है। यदि वो तीन इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर प्लस का 3 चार्ज होता है, प्लस का 3 आवेश होता है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे जैसे ये। अच्छा, अब इस रिएक्शन को मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हमने ये इधर ही क्यों दिखाया, इधर क्यों नहीं दिखाया, तो देखो ध्यान से क्यों नहीं दिखाया। अभी हम आपसे पूछ रहे, मान लो ये नहीं पता, हमने इसे सुन लिया कि सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन लिखे इधर या इधर, एक डाउट आता है, हमने कई बच्चों ने पूछा कि बहुत डाउट आता है, तो हम क्लियर कर लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर हम पूछे कितने सोडियम, तो आप कहोगे 1 into 1 सोडियम। ठीक, इधर पूछे कितने सोडियम, तो आप कहोगे 1, यहाँ भी 1, मतलब एक सोडियम बैलेंस है। लेकिन बैलेंस रिएक्शन का मतलब होता है, संतुलित रिएक्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल है, साथ साथ दोनों तरफ आवेश भी बराबर, दोनों तरफ क्या बराबर हो, आवेश। तो इधर आवेश +1 है और इधर कितना है, कुछ नहीं मतलब 0 है। अब ये नहीं मैथ वाला कि x के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये नहीं, वो मैथ में काम करेगा। ठीक, यहाँ इसके पावर कुछ लिखा है, कुछ नहीं मतलब 0 आवेश है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 0। तो एक प्लस है तो एक क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे। तो ये भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ओके, बस। दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे Al है, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये भी कोई पूछे किस प्रकार की अपक्रिया करते, तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना मतलब कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ओके, ठीक।